So today we'll start with how the evidence of common intention is to be proved. So I think in the last session I told you that the evidence of common intention can be inferred from the fact and circumstances also, and you can also present direct evidence and circumstantial evidence in order to prove that the common intention is there. अब इस पर क्या क्या चीज़ें जैसे आ जाती हैं. अब जो अक्यूज्ड पर्सन्स थे वो क्या क्या वेपन्स लेके गए थे ये रेलेवेंट हो जाता है. अगर मान लीजिए कोई किसी को असॉल्ट करने के लिए गन लेके जाता है तो आप उससे इन्फर ये तो कर ही सकते हैं कि उसका कॉमन इंटेंशन इसको मारने का हो सकता है. इन लोगों का जो सारे लोग गन लेके जा रहे हैं, अगर कोई बहुत धारदार चाकू लेके जा रहा है या तलवार लेके जा रहा है या कोई भी डेडली वेपन लेके जा रहा है, तो आप इससे इन्फर कर सकते हैं कि इन लोग का इंटेंशन मारने का है, जान लेने का है. लेकिन अगर कोई सिर्फ मान लीजिए एक 100 ग्राम की स्टिक लेके जा रहा है और या मान लीजिए कोई स्पून लेके जा रहा है, या मतलब कोई ऐसी चीज़ लेके जा रहा है जो डेडली वेपन नहीं है, बड़ा सिंपल है, या सिर्फ अनआर्म्ड होके जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कॉमन इंटेंशन टू मर्डर थोड़ा डिफ़िकल्ट साबित होगा करने में. ठीक है, डेडली वेपन्स अगर कैरी किए हैं लोगों ने और उसका किस मैनर में यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें बड़ी रेलेवेंट हो जाती हैं. अगर डेडली वेपन होते हुए भी डेडली वेपन नहीं यूज़ किया गया विक्टिम को मारने के लिए, तो ऐसे में ये दिख सकता है कि मर्डर करने का इंटेंशन नहीं था या कॉमन इंटेंशन नहीं था पार्टीज़ के बीच में. ठीक है, तो ये फैक्टर सर्कमस्टेंसेस से अराइज होगा कि क्या चीज़ कैसे प्रूव होगी. इसका कोई कट एंड राइट आंसर नहीं है. ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हर केस को उसके पेक्यूलियर फैक्ट्स के हिसाब से जज किया जाएगा. देयर कैन नॉट बी वन कट एंड राइट आंसर्स फॉर एवरी फैक्ट्स, लेकिन प्रिंसिपल्स सेम रहेंगे. प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल्स आपके हैं, फर्स्ट दैट पार्टीज शुड एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल. उसके लिए क्या ज़रूरी है? मीटिंग ऑफ माइंड्स, प्री अरेंज्ड प्लान. और उसके बाद क्या ज़रूरी है? पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन इज़ वेरी एसेंशियल. बिना पार्टिसिपेशन के वन कैन नॉट बी सेड टू बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रेड विथ सेक्शन 34 सिर्फ रूल ऑफ एविडेंस है. लेकिन जब भी आप पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो पार्टिसिपेशन को ओवर्ट एक्ट से मत कंफ्यूज करिएगा. पार्टिसिपेशन इज़ नॉट सिनोनिमस विद ओवर्ट एक्ट. ओवर्ट एक्ट होता है कोई काम करना. ठीक है, जो एक्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे अगर आप किसी को चाकू मारें तो वो एक्ट मैनिफेस्ट हो रही है रियल वर्ल्ड में, वो दिख रही है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे, दरवाजे पे खड़े हुए गार्ड कर रहे हैं, तो वो हालांकि आप यहाँ पे कोई एक्ट नहीं कर रहे हैं और ना आपके पास कोई ओवर्ट एक्ट है. इवन देन अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस विच वॉज द अल्टीमेट ऑफेंस दैट वॉज कमिटेड with the aid of section 34 that parties have common intention among them. ठीक है, तो इसके लिए आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो ओमिशन है वो भी इसकी कैटेगरी में आएगा. क्यों? क्योंकि सेक्शन 32 ऑल्सो टॉक्स अबाउट इलीगल ओमिशंस. तो एक्ट्स के अंदर इलीगल ओमिशंस भी शामिल होते हैं, सेक्शन 32 ऑफ द आईपीसी. और वहीं सिमिलर इंटेंशन से डिस्टिंग्विश करना जानिए. सिमिलर इंटेंशन अलग है. सिमिलर इंटेंशन कहाँ दिया गया है आपका? वो 38 में इनकॉर्पोरेटेड. तो आपको 32 से 38 एक साथ पढ़ना है इन ऑर्डर टू हैव ए होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कि 34 काम कैसा कर रहा है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कॉमन इंटेंशन इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. इट इज़ सब्जेक्टिव बट इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. इसका डायरेक्ट एविडेंस भी हो सकता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी हो सकता है. तो एक केस बताता हूँ आपको, मकसूदन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इन दिस केस द प्रोसिक्यूशंस केस वाज that 12 accused persons were armed with deadly weapons. They assaulted the deceased and 3 others accompanying him, and that someone among another group of 12 of their associates standing at some distance constantly incited the accused with the words kill kill. The deceased received serious injuries and died the following morning. तो हुआ क्या था इस केस में? प्रोसिक्यूशन ने बताया कि 12 अक्यूज्ड पर्सन हैं, ये सारे इनके पास डेडली वेपन्स थे, धारदार हथियार थे, ख़तरनाक हथियार थे, और उन्होंने उन हथियारों के थ्रू जो विक्टिम है जो मर गया है और उसके 3 जो साथी थे उनको इंजर किया,
उसमें से जो विक्टिम था वो अपनी इंजरी को सकम कर गया एंड ही डाइड द नेक्स्ट मॉर्निंग। फिर प्रोसिक्यूशन बोलता है कि दूर से इन्हीं 12 लोगों के एसोसिएट चिल्ला रहे थे कि मारो मारो, जान जान ले लो, ऐसी चीज़ें बोल रहे थे। तो प्रोसिक्यूशन ये बताना चाह रहा था कि इन सारे लोगों का इंटेंशन जान लेने का था। Appellant was convicted under section 302 IPC and sentenced to death. 10 other accused were convicted and sentenced variously. ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने ऐसा किया था। वन ऑफ देम वॉज अक्विटेड, एक को अक्विट किया गया। फिर अपील गई हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट से अपील गई हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में अपील गई तो हाई कोर्ट ने सेंटेंस ऑफ डेथ को रिड्यूस कर दिया और सेंटेंस ऑफ डेथ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। और 11 लोग जो थे, 11 में से 4 लोगों का कन्विक्शन वॉज को ऑल्टर कर दिया। 302 की बजाय उसको 307 रेड विद क्या कहते हैं 302, और जो 307 का जो कन्विक्शन जो हुआ था ओरिजिनली, उसको 302 रेड विद सेक्शन 34 कर दिया और 307 रेड विद सेक्शन 34 कर दिया। अच्छा, इसका प्राइमरी रीज़न क्या था? प्राइमरी रीज़न ये था कि इवन दो ओरिजिनली 12 लोग थे प्रोसिक्यूशन में, पर कोर्ट ने बस ये पाया कि सिर्फ 4 लोग ही थे जिनके बीच में कॉमन इंटेंशन कॉमन था। तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था कि सबको एक तो वेरियसली सज़ा दे दी थी। हाई कोर्ट ने देखा कि जो 149 रेड विद 140 सेक्शन 302 रेड विद 149 है और 307 विद 149 है, इसके लिए क्या ज़रूरी है? 5 से ज़्यादा लोग। और कॉमन इंटेंशन कब काम करता है? जब 5 से कम लोग होते हैं। तो जब 5 से कम लोग थे तो हाई कोर्ट ने उस चार्ज को अल्टर किया, उसको 302 रेड विद 34 किया और 307 रेड विद 34 किया। और जो अपील थी मकसूदन की, इसमें 4 लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट में अपील पे गए थे, मकसूदन, मदन मोहन, प्रज्ञानाथ और नंदू। तो इन लोगों का कहना था कि ये जो कन्विक्शन हमारा जो हाई कोर्ट ने किया है ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं डिसएग्री कर गया इस बात से, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से एक बात बोली कि हाई कोर्ट हैज़ एक्टेड राइटली। ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस में दिख गया था कि वहाँ से जब लोग चिल्ला रहे थे किल किल, तो आप 4 ख़ास तौर से आपने असॉल्ट इस नेचर का और डेडली वेपन से किया कि उसकी विक्टिम की मौत हो गई। तो इसलिए ऑल ऑफ यू आर लाइबल। ध्यान रखिए, कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं प्रूव हो पाया। कॉमन ऑब्जेक्ट जो 149 में था वो नहीं प्रूव हो पाया, वरना पूरे के पूरे 12 लोग क्या कहते हैं कन्विक्ट हो जाते। 302 में 302 रेड विद 149 में या 307 रेड विद 149 में। लेकिन हाई कोर्ट ने पाया कि 4 लोग मेन हैं, और क्योंकि 4 लोगों का ही कन्विक्शन हो सकता है अंडर रेड विद सेक्शन 34 रेड विद अ सब्सटेंशिव ऑफेंस। In this case it was section 302 read with section 34 and 307 read with 34। तो उसी केस में, ओनली इन दैट केस, आप इसको कॉमन इंटेंशन के अंडर लाएंगे, ना कि कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है 5 से ज़्यादा लोग हों। कॉमन इंटेंशन 5 से कम के ही पे अप्लाई कर सकता है, इसकी मैक्सिमम लिमिट 4 है। जैसे ही 5 हुए या 5 से ज़्यादा हुए तो कॉमन ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, 149 में चला जाएगा। तो हाई कोर्ट ने क्या पाया? हाई कोर्ट ने पाया कि देयर वर 4 इम्पॉर्टेंट पीपल वो नीड टू बी कन्विक्टेड। ठीक है, बाकी लोगों का कोई ना कॉमन ऑब्जेक्ट था ना कोई कॉमन इंटेंशन था। तो हाई कोर्ट ने तो उनको छोड़ दिया, इन लोगों को सब्सटेंशियली कन्विक्ट किया अंडर सेक्शन 302 सेक्शन 34 एंड सेक्शन 307 read with section 34। So that was the act of the High Court. It was upheld by the Supreme Court। Supreme Court ने मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में 1983 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स में रिपोर्ट हुआ था ये, इसमें हाई कोर्ट का जजमेंट अपहेल्ड किया था और बोला था कि हाई कोर्ट ने एकदम सही किया। ऑलराइट, सो अगेन जस्ट रिमेंबर द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। सुरेंद्र चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में भी सेम प्रिंसिपल ऑफ लॉ रीइटरेट किया गया है कि
कॉमन इंटेंशन में कन्विक्ट होने के लिए क्या ज़रूरी है? देयर शुड बी 2 और मोर अक्यूज्ड और 2 फैक्टर्स एस्टैब्लिश होने चाहिए, कॉमन इंटेंशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द अक्यूज्ड इन कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इफ़ अ कॉमन इंटेंशन इज प्रूव्ड पर ओवर्ट एक्ट प्रूव नहीं हुई है इंडिविजुअल की, तब भी सेक्शन 34 अट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स विकेरियस लाइबिलिटी। इसमें इस केस में बहुत सारे पुराने जजमेंट्स को रेफर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट केम टू अ कंक्लूजन कि सेक्शन 34 में फिजिकल प्रेजेंट ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि जो क्राइम मान लीजिए दिल्ली में हो रहा है और जो 4th पार्टिसिपेंट है क्राइम में, मान लीजिए एक क्राइम को कमिट करने के लिए 4 लोग चाहिए, ठीक है, तो अनलॉफुल असेंबली तो बनेगी नहीं। इसमें 34 के अंदर मैटर आ सकता है। तो मान लीजिए वो क्राइम है मर्डर का और मर्डर कमिट करना है दिल्ली में, और ये जो 4th अक्यूज़ड है, 3 लोग गए दिल्ली में यूपी से, जो 4th अक्यूज़ड है वो यूपी में है और वो यूपी से फ़ोन कर करके बता रहा है कहाँ पे जाना है और क्या करना है। तो यहाँ पे उसको 34 में उसको आप कन्विक्ट नहीं कर सकते। इसमें आप क्रिमिनल कंस्पिरेसी ज़रूर ला सकते हैं, हम उस चीज़ों पे बाद में आएंगे। लेकिन 34 के लिए फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी है, स्पॉट या स्पॉट के पास, एक तरीके से फिजिकल एरिया ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि जो फिजिकल प्रेजेंस है आपकी किसी और स्टेट में है और क्राइम कहीं और कमिट हो रहा है तो उसमें 34 नहीं अट्रैक्ट होगा, उसमें क्रिमिनल कंस्पिरेसी अट्रैक्ट होगी। सो अंडर सेक्शन 34 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी एट द एक्चुअल फॉर द एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग और प्रमोटिंग द ऑफेंस, द कमीशन ऑफ विच इज द एम ऑफ द जॉइंट क्रिमिनल वेंचर। Such presence of those who in one way or the other facilitate the execution of common design is itself tantamount to actual participation in the criminal act. The essence of section 34 is simultaneous consensus of minds of person participating in criminal action to bring about a particular result. Such consensus can be developed at the spot एंड देयर बाय इंटेंडेड बाय ऑल ऑफ देम, चाहे वो प्री अरेंज प्लान हो। अब इसको सुप्रीम कोर्ट अलग अलग टर्म्स में कहता है, प्री अरेंज प्लान और मीटिंग ऑफ माइंड्स, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, ये अलग अलग तरीके से बोलता है। अब इस केस में उन्होंने प्रायर कंसेंसस बोला है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कॉमन इंटेंशन के लिए ज़रूरी है कि प्रायर कंसेंसस होना चाहिए, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए, और ये स्पॉट पे भी डेवलप हो सकती है, इन द मिडिल ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस भी डेवलप हो सकती है, पर उसके बाद नहीं हो सकती। ऑलराइट, सो प्रायर होनी चाहिए या तो स्पॉट पे होनी चाहिए, बट नॉट आफ्टर इट। देन वी कम टू अगेन राजेश गोविंद जगेशा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सेम पोजीशन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट में फिर रीइटरेट किए। कॉमन इंटेंशन, पार्टिसिपेशन और और पार्टिसिपेशन अगर प्रूव, ये दोनों चीज़ें प्रूव हो गई तो ओवर्ट एक्ट नहीं भी है, इवन देन यू आर लायबल। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है, फॉर एप्रिशिएटिंग द एम्बिट एंड स्कोप ऑफ सेक्शन 34 द प्रीसीडिंग सेक्शन 32 एंड 33 हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। अंडर सेक्शन 32 एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन, सेक्शन 33 डिफाइंस एक्ट्स टू मीन as well as a series of acts as well as a single act, and the word omission denote as well as a series of omission as a single omission. The distinction between a common intention and a similar intention, which is real and substantive, is not to be lost sight of. The common intention implies a pre-arranged plan, but in a given case it may develop at the spur of the moment in the course of the commission of the offense. Such common intention which developed at the spur of the moment is different from similar intention which is actuated by a number of persons at the same time. The distinction between common intention and similar intention may be fine, but is nonetheless a real one, and if overlooked may lead to miscarriage of justice. तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या डिफरेंस है, बाय द यूसेज ऑफ इलस्ट्रेशन, कि क्या डिफरेंस है कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में। तो वो इलस्ट्रेशंस को ध्यान में रखिएगा। तो आपको एक और इलस्ट्रेशन देता हूँ, वो महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का ही है। इस केस के फैक्ट्स बता देता हूँ क्या हुआ था। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने बताए थे, अगर नहीं बताए थे तो मैं फिर बता देता हूँ।
कि इस केस में क्या हुआ था कि दो लोग थे सी और डी, वो ए के लैंड में फसल काट रहे थे, ठीक है। सी और डी ए के लैंड में फसल काट रहे थे। ए के कज़न ने उनको देख लिया फसल काटते हुए सी और डी को, और बोला कि आप लोग तो ऑथराइज नहीं है यहाँ पे फसल काटने के लिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे फसल काटने की, आप ऐसा करो ये जितनी भी फसल काटी है मुझे वापस करो। अब इसमें सी और डी और ए के कज़न के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा हो जाता है तो ए सी और डी ए के कज़न को मारने की कोशिश करते हैं, और जब वो ऐसा काम करते हैं तो कज़न जो है चीखता है और बुलाता है अपने ए को और बी को, और जब वो चीखता है तो ए और बी अचानक से वहाँ पे आ जाते हैं और उनके पास गन होती है, और वो उस गन से शूट करते हैं। तो सी और डी भागते हैं कि ए और बी गोलियां चला रहे हैं, तो सी और डी भागते हैं, तो ए जो है सी को गोली मार देता है और सी स्पॉट पे मर जाता है। और जो क्या कहते हैं डी जो होता है, डी के भी पास गन होती है, तो डी जब पलट के फायर करता है तो बी को इंजरी हो जाती है। तो फैक्ट्स में क्या हुआ था कि ए और बी को प्रोसिक्यूट किया गया था कॉमन इंटेंशन के लिए, कि ये लोगों ने कॉमन इंटेंशन में ए को क्या कहते हैं उसको मार दिया, क्या कहते हैं सी को मार दिया, तो उसके लिए उनका प्रोसिक्यूशन हुआ था अलॉन्ग विद कॉजिंग इंजरी टू डी एंड एवरीवन एल्स। इस केस में प्राइवी काउंसिल ने बोला कि आप जरा फैक्ट्स को देखिए, यहाँ पे ए और बी जब ए के कजिन के चिल्लाने पे आए तो उन लोगों ने डिफरेंट इंडिविजुअल्स को टारगेट किया, पहली बात। दूसरी बात, एक ने तो सीधे आते ही गोली चलाई, दूसरे ने सीधे गोली नहीं चलाई थी। दूसरा वाला जो इस केस में बी था, बी बहुत आराम से उसको डील कर रहा था, वो वेपन तो उसके भी पास थे पर उसने स्पॉट पे यूज़ नहीं किए ए की तरह। तो कोर्ट ने बोला कि हालांकि दोनों का सिमिलर इंटेंशन है, हो सकता है कि दोनों का सिमिलर इंटेंशन हो टू कॉज द डेथ ऑफ सी एंड डी, लेकिन दोनों का कॉमन इंटेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के बीच क्या नहीं है, प्री अरेंज्ड प्लान नहीं है। देयर इज़ नो प्री अरेंज्ड प्लान बिटवीन देम। स्पॉट पे चीखने की आवाज़ आई, दोनों आ गए। अब दोनों ने अपनी अपनी सोच के हिसाब से मैटर को डील किया। एक ने आते ही गोली चला दी, दूसरे ने बाद में चलाई। डी भी आर्म्ड था, डी ने भी गोली चलाई। ये लोग भाग रहे थे, भागते हुए गोली चला रहे थे, लेकिन आर्म्ड लगभग सभी थे इस केस में। तो इस केस में प्राइवी काउंसिल ने प्राइमरली बोला कि ए और बी का सिमिलर इंटेंशन हो सकता है, लेकिन इन लोगों का कॉमन इंटेंशन नहीं है। दोनों का इंटेंशन था कज़िन की जान बचाना सी और डी से किसी भी हाल में, चाहे उसके लिए मारना ही क्यों ना पड़े। लेकिन चूंकि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है दोनों के बीच में, इट इज़ अ केस ऑफ सिमिलर इंटेंशन नॉट कॉमन इंटेंशन। इसीलिए ध्यान रखिए, दो अलग अलग इंडिविजुअल सेम ऑफेंस सेम टाइप में और सेम समय पे कर सकते हैं, पर अगर उनके बीच में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है तो सेक्शन 34 की एड नहीं ली जा सकती दोनों के बीच में कॉमन इंटेंशन साबित करने के लिए, और एक पार्टी की एक्ट को दूसरे के ऊपर विकेरियसली लायबल करवाने के लिए। ठीक है, 34 का जो स्कोप है, क्योंकि वो रूल ऑफ एविडेंस है, तो उसको आपको उसी के पैरामीटर्स में लाना पड़ेगा। कॉमन इंटेंशन के लिए क्या ज़रूरी है? प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स और पार्टिसिपेशन। और विदाउट एनी ओवर्ट एक्ट पर्सन कन्विक्ट हो सकता है अगर ये दोनों चीज़ें प्रूव हो गई। अगर कॉमन इंटेंशन होता तो बी कुछ भी ना करता, तब भी ए की एक्ट के लिए लायबल हो जाता, जो ए ने सीधे सी को गोली मार दी, अगर कॉमन इंटेंशन होता। पर यहाँ पे कोर्ट ने पाया कि यहाँ पे सिमिलर इंटेंशन था, यहाँ पे तो कॉमन इंटेंशन दोनों के बीच में था ही नहीं। ऑलराइट, तो ये बात का ध्यान रखिएगा महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में। अब एक और बात बता दूं कि क्या मान लीजिए कि अगर सीन ऑफ क्राइम जहाँ पे हुआ है उससे मान लीजिए थोड़े डिस्टेंस पे एक अक्यूज था, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं, थोड़े से ही डिस्टेंस पे, तो क्या वो इस बात का डिफेंस ले सकता है कि मैं तो सीन ऑफ क्राइम के स्पॉट पे था ही नहीं, तो मुझे क्यों लायबल कर रहे हैं? मान लीजिए एक के घर में 3 लोग घुस जाते हैं,
और जो तीसरा आदमी होता है उसका काम यह होता है कि तुम ऐसा करो, गली के जिस गली में इसका घर है, तुम गली के एकदम ओपनिंग पे खड़े हो जाओ और देखो कि पुलिस की व्हीकल तो नहीं आ रही है देखने के लिए। अगर पेट्रोल व्हीकल आ रही है तो तुरंत मोबाइल फ़ोन करके बता देना। और ये जो ऑफेंडर्स घुसे होते हैं विक्टिम के घर पे, वो विक्टिम को मार देते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में तीनों पकड़े जाते हैं। एंड में अगर वो आदमी, जो तीसरा आदमी था, जो ये डिफेंस लेने की कोशिश कर रहा है कि मैं सीन ऑफ क्राइम पे मौजूद नहीं था, मैं तो गली पे था, मैं तो सिर्फ वहाँ पे देख रहा था, तो क्या वो ये डिफेंस ले सकता है? द आंसर इज़ नो, वो ये डिफेंस नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहा था। ही वॉज पार्टिसिपेटिंग इन क्राइम एंड ही वॉज, क्या कहते हैं, ही हैड द कॉमन इंटेंशन विद द पार्टीज टू कमिट मर्डर ऑफ द विक्टिम। तो ये बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर से भी साबित होता है, और तुकाराम गणपत पंडारे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो 6 फरवरी 1974 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात रिपीट की है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि mere distance from the scene of crime cannot exclude culpability under section 34, which lays down the rule of joint responsibility for a criminal act performed by a plurality of persons. In Barendra Kumar Ghosh versus King Emperor, the Judicial Committee drew into the criminal net of those only stand and wait. मतलब जो अकेले, जो सिर्फ खड़े होके वेट करते हैं, वो भी पार्टिसिपेंट हैं। जॉन मिल्टन की पोएम कोट की थी उन्होंने। दिस डज नॉट मीन दैट सम फॉर्म ऑफ प्रेजेंस नियर और रिमोट इज नॉट नेसेसरी। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंस बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, पर कोर्ट ने कहा कि मियर प्रेजेंस विदाउट मोर एट द स्पॉट ऑफ क्राइम स्पेल्स कल्पेबिलिटी। कि अगर आप एग्जैक्टली एट द स्पॉट ऑफ क्राइम पे नहीं है, कि आप अगर ये बोलें कि मैं तो उस कमरे में भी नहीं था, उस घर में भी नहीं था जहाँ पे ऑफेंस हुआ, लेकिन मैं बस गली के पास खड़ा था, मेरा बस जॉब इतना था ये देखना कि पुलिस आ रही है या नहीं, इवन देन यू आर लायबल। इसको इतना मत, इसको जो पोजीशन ऑफ लॉ है इसको इतना मत एक्सपेंड कर दीजिएगा कि आदमी दूसरे स्टेट पे भी है तब भी लायबल हो जाएगा 34 में। ही वोंट बी लायबल। आप उसको अबेटमेंट के लिए और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए तो लायबल कर सकते हैं, लेकिन 34 के लिए लायबल नहीं कर पाएंगे। थोड़ा फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी होता है, और फिजिकल प्रेजेंस एग्जैक्टली एट द स्पॉट ऑफ द क्राइम पे नहीं चाहिए। आप उससे थोड़ी दूरी पे भी हो सकते हैं, लेकिन वो दूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे कल्पेबिलिटी का प्रिजम्पशन अराइज हो सके। सो क्रिमिनल शेयरिंग, ओवर्ट और कोवर्ट एक्ट बाय एक्टिव प्रेजेंस और बाय डिस्टेंट डायरेक्शन, making out a certain measure of jointness in the commission of the act, is the essence of section 34. Even assuming that the presence at the scene is a prerequisite to attract section 34, such propinquity is absent. Section 107, which is सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अबेटमेंट को भी कंपेयर किया था, वहाँ पे तो कोर्ट ने बोला तो अगर आप दूर हो, सेक्शन 34 के हिसाब से आपको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, पर आपको फिर अबेटमेंट के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है। द एक्ट हियर इज नॉट पिकिंग द गो डाउन लॉक्ड बट हाउस ब्रेकिंग एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। द क्राइम इज पार्टिसिपेटेड इन बाय दोज ऑपरेटिंग बाय रिमोट कंट्रोल एज बाय दोज डूइंग द फिजिकल रिमूवल, टुगेदर ऑपरेटिंग इन कंसर्ट। द क्रिमिनल प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड। दोज हु सप्लाई द डुप्लीकेट की, wait at the way bridge for break-in, arrest and bringing the booty and later secrete the keys are participants criminals. Participants criminals मतलब participants in the crime. Participants criminals ये जो टर्म है ना, ये आजकल एग्जाम्स में बहुत आने लगा है, तो ये याद कर लीजिएगा। इट मीन्स पार्टिसिपेंट इन द क्राइम। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो क्या कहते हैं, थोड़ा विक्टोरियन इंग्लिश में बोलना ज़्यादा पसंद करता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर मान लीजिए बैंक रॉबरी के लिए 3 लोगों को भेजा गया, चौथा आदमी जो है वो कार में एकदम कार स्टार्ट किए बैठा वेट कर रहा है मेन रोड पे, तो कह रहा है कि जाओ बैंक लूट के आओ, मैं मेन रोड पे अपनी कार स्टार्ट किए हुए वेट कर रहा हूँ, जैसे लूट के आओगे कार के अंदर बैठना, हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तो अब मान लीजिए मेन रोड से जो बैंक है वो
40 या 45 मीटर की दूरी पे है। तो अब वो जब 3 लोग अंदर जाएंगे, बैंक रॉबरी करेंगे और फिर बैंक रॉबरी करते हुए भाग के आएंगे और फिर कार में बैठेंगे, तो क्या चौथा आदमी ये डिफेंस ले सकता है कि मैं तो स्पॉट पे नहीं था, मैं तो मेन रोड पे था, मैं तो उससे 45 मीटर दूर था? आंसर इज़ नो। अगर मान लीजिए गोडाउन के लॉक को तोड़ने के लिए वो डुप्लीकेट की सप्लाई करता है और फिर मेन ब्रिज पे वेट करता है उन लोग का कि ये लोग आ जाएं और उसके बाद हम लोग सारा जितना भी माल लूटा गया है उसको लेके भाग जाएंगे, तो क्या वो ये डिफेंस ले सकता है कि मैं तो स्पॉट ऑफ द क्राइम से मान लीजिए 50 मीटर की दूरी पे था या 60 मीटर की दूरी पे था? कोर्ट ने कहा ये सारे डिस्टेंस उतने मैटर नहीं करते। दिस इज नॉट एट ऑल मटेरियल। आप सारे लोग पार्टिसिपेंट्स इन क्राइम हो, आपको वैसे ये जो 34 की लाइबिलिटी है आपके ऊपर भी आएगी। ऑलराइट, ये था रेशियो तुकाराम गणपत भंडारे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसमें प्राइमरली जो रिलाय किया गया था जिस जजमेंट में, वो जुडिशियल कमेटी ऑफ प्राइवी काउंसिल का जजमेंट था ऑफ बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन कॉमन इंटेंशन में प्री अरेंज प्लान and acting in concert pursuant to that plan is necessary। ये साबित होना चाहिए कि वो प्री अरेंज प्लान के बेसिस पे एक्ट हुई हैं। कॉमन इंटेंशन कम्स इनटू फोर्स प्रायर टू द कमीशन ऑफ द एक्ट और ऑन द स्पॉट। ये इंस्टेंटे जिसको कहते हैं कि ऑन द स्पॉट पे भी अराइज हो सकता है, या तो प्रायर ये प्री अरेंज प्लान हो जाना चाहिए जिसके बेसिस पे कॉमन इंटेंशन हुआ, या स्पॉट ऑफ द क्राइम पे तुरंत, पर क्राइम कमीशन से पहले। ऑलराइट, द कॉमन इंटेंशन टू ब्रिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रिजल्ट may develop on the spot as well between a number of persons with reference to the facts of the case and circumstances of the situation. Though the common intention may develop on the spot, it must however be anterior in the point of time to the commission of crime, showing a pre-arranged plan and prior concert. The common intention may develop in the course of the fight, but there must be clear and unimpeachable evidence to justify the inference. मान लीजिए दो लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से और बाद में और लोग ज्वाइन करते हैं, दो लोगों के साथी और आ जाते हैं। फिर क्या होता है, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो उनमें से 3 लोग ये ऑप्शन बनाते हैं कि हम विक्टिम की जान ले लेते हैं। ठीक है, झगड़ा हो रहा था लेकिन अचानक तीनों का ये प्लान होता है कि विक्टिम की जान ले लेते हैं। तो एक गला दबाने लगता है, दूसरा चाकू निकाल के उसके पेट पे वार करता है, और एक और व्यक्ति जो उस पार्टी में था वो क्या करता है, गोली निकाल के मारता है। तो ये जो मर्डर करने से पहले जो स्पॉट पे ये लोग ऑफेंस पहले ही कर रहे थे, जो फाइट कर रहे थे वो भी ऑफेंस ही कर रहे थे, लेकिन ये जो इनका मर्डर करने का जो प्लान एकदम से स्पॉट पे बना और जो उन्होंने वेपन्स यूज़ किए और जिस हिसाब से इंजरीज कॉज की, ये दिखाता है कि इन तीनों का कॉमन इंटेंशन ये था कि विक्टिम की जान ले लें। ऑलराइट, एक तो सपोर्ट कर रहे थे और फिर ज्वाइन भी किया, तो ये एक इन्फेरेंस स्पॉट पे डेवलप हो सकता है। ये ऑफ कोर्स एक इलस्ट्रेशन है, कभी कभी केस सिमिलर इंटेंशन का भी हो सकता है डिफरेंट फैक्ट्स पे, लेकिन अगर मैं सिर्फ कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा हूँ तो कॉमन इंटेंशन जो स्पॉट पे अराइज होता है वो मेन क्राइम करने से पहले अराइज होता है। अब मान लीजिए एक आदमी एक क्राइम कर रहा था, पर उस क्राइम के करने के दौरान पार्टीज का इंटेंशन ये भी बन सकता है कि हम चलो और दूसरा क्राइम करते हैं और इससे भी बड़ा उसी ट्रांजैक्शन में, तो वहाँ पे उसके लिए तो वो लाइबल हो सकते हैं ना कॉमन इंटेंशन। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि कॉमन इंटेंशन इमीडिएटली अराइज कर रहा है। लेकिन जनरली क्या होता है, आपको प्री अरेंज्ड प्लान और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड प्रूव करना होता है, और ये बर्डन है प्रोसिक्यूशन पे प्राइमरली। ठीक है, 34 ध्यान रखिएगा, सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं होता है, इट इज़ मेयरली अ रूल ऑफ एविडेंस रिक्वायरिंग प्री अरेंज्ड प्लान, 5 और लेस पर्सन्स एंड पार्टिसिपेशन इन द ऑफेंस। सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वेयर फिजिकल प्रेजेंस is necessary though it is not necessary at the exact spot of the crime. ठीक है, फिर I come to the judgment of मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. इसमें कोर्ट ने बोला
कि it is now well settled that the common intention required by section 34 is different from the same intention or similar intention. The persons having similar intention, which is not the result of a preconcerted plan, cannot be held guilty of a criminal act with the aid of section 34. Similarly, the distinction of words under section 10 of the Indian Evidence Act in reference to common intention and the words used in section 34 in furtherance of common intention is significant. Whereas section 10 of the Indian Evidence Act deals with the action done by the conspirators in reference to common object, section 34 deals with the person of common intention. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट रेड विद section 120 of the IPC, which is about conspiracy and what is relevant to prove conspiracy, उसको और section 34 को एकदम अलग अलग किया है. उसने बोला कि you cannot confuse the two sections, ये दोनों अलग अलग हैं और उनका डोमेन अलग अलग है. section 34 only talks about persons acting in furtherance of common intention, ठीक है. while सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो वर्ड्स यूज़ करता है इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन, तो रेफरेंस और फर्दरेंस में अंतर होता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दोनों का स्कोप अलग है. एक कंस्पिरेसी को प्रूव करने के लिए होता है, ना कि कॉमन इंटेंशन को प्रूव करने के लिए, ठीक है. कंटिन्यूइंग फर्दर, श्रीकांत रमैया Munipally and another versus State of Bombay. It was decided by Supreme. It was reported in the AIR 1955 Supreme Court page number 287. Supreme Court in this case held it is true that there must be some sort of preliminary planning. देखिए वही प्री अरेंज प्लान को इन्होंने प्रिलिमिनरी प्लानिंग बोल दिया. तो प्रायर कंसर्ट, प्रायर कंसेंसस, प्री अरेंज प्लान, मीटिंग, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं एक ही चीज़ बताने के लिए. इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा. अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर आप कुछ ऐसा देख लें, मान लीजिए प्रिलिमिनरी प्लानिंग शब्द का यूज़ किया है, व्हाट इज़ प्रिलिमिनरी प्लानिंग इन द रेफरेंस ऑफ सेक्शन 34, तो ये जान लीजिएगा ये प्री अरेंज प्लान की बात हो रही है, ठीक है. एक ही एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए अलग अलग एक्सप्रेशंस का यूज़ किया गया है. सो in this case, Supreme Court said, it is true that there must be some sort of preliminary planning which may or may not be at the scene of the crime and which may have taken place long beforehand. But there must be added to it the element of physical presence at the scene of occurrence coupled with the actual participation, which of course can be of passive character, such as standing by the door, provided that is done with the intention of assisting in the furtherance of common intention of them all, and there is a readiness to play his part in the pre-arranged plan when the time comes for him to act. तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कुछ some element of physical presence, कुछ एलिमेंट ऑफ फिजिकल प्रेजेंस में होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे उसके लिए एक चीज़ ये ज़रूर साबित करने की ज़रूरी है प्रोसिक्यूशन को कि पार्टिसिपेशन था. और हालांकि उसने कोई ओवर्ट एक्ट नहीं किया है, उसका जो काम है वो एकदम पैसिव कैरेक्टर का है, कोई एक्टिव कैरेक्टर नहीं परफॉर्म कर रहा. पर ऐसे भी केस में ये दिखना चाहिए कि ही वॉज एक्टिंग इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ही वॉज एक्टिंग टू असिस्ट द कॉमन इंटेंशन, और ही वॉज रेडी टू प्ले हिज पार्ट इन प्री अरेंज प्लान व्हेन द टाइम कम्स फॉर हिम टू एक्ट. तो यही जो लॉ है ना, ये रिटरेट होता जा रहा है. प्राइमरली 3-4 ही केसेस मेन है इसमें. अगर आपको मैं बोलूँ कि सिर्फ 4 केसेस पे बताने हैं तो बरेन कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, आपका पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, और सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. और मैंने आपको काफ़ी केस स्टडी नोट्स में दिए हैं. आप कोई भी केस जो आपको पसंद हो आप उसको कोट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल्स आपको मेन याद रखने हैं. आपको केस के नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं याद होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं. प्रिंसिपल्स मेन याद रखने हैं. यू हैव टू हैव सब्सटेंस इन योर साइटेशंस. ये ज़रूरी नहीं है कि आपको केस का नाम याद है या नहीं. प्रिंसिपल्स याद हैं, यू विल बी रिवॉर्डेड. प्रिंसिपल्स नहीं याद हैं तो चाहे जितने केस के नाम याद हो, इट वोंट बी सफिशिएंट. आई हैव गिवन यू 2 more जजमेंट्स ऑफ गोपीनाथ एलियास झल्लर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और द जजमेंट ऑफ कृष्णन एंड अनदर वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. ये दोनों एक ही चीज़ की बात करते हैं कि जो सेक्शन 34 है उसकी एप्लीकेबिलिटी फैक्टर सर्कमस्टेंसेस आदर केस पे डिपेंड करती है,
और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इस पे नहीं ले डाउन किया जा सकता। फिर क्या कहते हैं, एलिमेंट्स बताए हैं हर चीज़ पे कि प्रायर कंसर्ट, प्री अरेंज प्लान, पार्टिसिपेशन, वही चीज़ रीइटरेट की है। और ये बताया है कि इन्फेरेंस जो होता है कॉमन इंटेंशन का, वो फैक्टर सर्कमस्टेंसेस से अराइज कर सकता है या डायरेक्ट प्रूफ से अराइज कर सकता है। तो उनमें से आप जो चाहें आप कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आई कम टू सुरेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इन दिस केस सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी के बारे में ये बोला गया था, इट रिकॉग्नाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ विगेरियस लायबिलिटी इन द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। It makes a person liable for an action of an offence not committed by him but by another person with whom he shared common intention. It is a rule of evidence and does not create a substantive offence. The section gives a statutory recognition to the common sense principle that if a two or more person intentionally do a thing jointly, it is the same as if each of them had done it individually. कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग कोई काम करते हैं तो ये वैसा ही माना जाएगा कि जो भी अल्टीमेट क्राइम उनमें से एक ने किया उसकी लायबिलिटी सबके ऊपर जाएगी। एवरीबडी विल बी बर्डन्ड विद द लायबिलिटी विच एनी वन ऑफ देम हैज़ कमिटेड। ऑलराइट, वो ऐसा ही माना जाएगा जैसे आपने खुद ही वो क्राइम कर लिया, इवन दो यू हैवंट कमिटेड इट। देन Supreme Court again reiterated the principles. It required prior consent, which requires a pre-arranged plan of the accused participating in the offence. Such prior consent may develop on the spot for the commission of the offence. Or then it talked about the participation. Then it also talked about that is a question of fact in each case to be proved mainly as a matter of inference from the fact and circumstances of the case. It can also be proved by direct evidence if at all it is available, but it is very rarely available. इसीलिए मैंने बोला सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी भी आप कोट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ये भी अपने आप में सारी चीज़ें कवर कर लेता है। इट इज़ अ वेरी गुड जजमेंट। Then Supreme Court said the existence of common intention is a question of fact which is required to be proved in the facts of each case. Section 34, 35 and 37 must also be read together, and the use in section 35 of the phrase each of such persons who joins in the act and section 37 doing of any of those acts either singly or jointly with any person indicates the true meaning of section 34. So the section 38 speaks of several persons engaged or concerned in a criminal act. The different mode of expression may be puzzling, but the sections must, the judge said, I think must be construed as enunciating a consistent principle of liability, otherwise the result will be chaotic. To put it differently, the Supreme Court said, if an act is done by several persons where all are the principals in doing it, and it is immaterial whether they are principals in the first degree or principals in the second degree, no distinctions between the two categories can be recognized. This view of section 34 gives an intelligible content in conformity with general notions. The opposing view involves a distinction dependent on identity of a similar act, if admissible at all, is wholly foreign to law, both civil and criminal, and leads nowhere. सो प्राइमरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सेक्शन 34 का स्कोप जानने के लिए 34 को सेक्शन 35, 37 और 38 से भी कंपेयर किया और ये पाया कि ये जो डिस्टिंक्शन जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में होती है ना, प्रिंसिपल इन फर्स्ट डिग्री, प्रिंसिपल इन सेकेंड डिग्री, ये इररेलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया इफ़ यू आर अप्लाइंग सेक्शन 34। ठीक है, यहाँ पे इररिलेवेंट हो जाती है। यहाँ पे सीधा सा प्रिंसिपल इतना सा है कि अगर आपने कॉमन इंटेंशन के परसुएंट में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया तो हालांकि आपने मेन क्राइम कमिट नहीं किया, आप तब भी उसके लिए कन्विक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, ये जो पॉइंट्स लिए जाते हैं कि वो प्रिंसिपल इन सेकेंड डिग्री था उसको कम या ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए और प्रिंसिपल इन फर्स्ट डिग्री को इतना देना चाहिए, कोर्ट ने बोला ये सारे डिस्टिंक्शन यूके और यूएसए के लिए हैं, ये इंडियन लॉ के पर्पस के लिए फॉरेन है। ऑलराइट, यहाँ पे आपको डिस्टिंग अगर बचाना है किसी को कॉमन इंटेंशन में तो ये साबित कर लीजिए कि कॉमन इंटेंशन या तो था नहीं या तो पार्टीज वर एक्टिंग अंडर सिमिलर इंटेंशन नॉट कॉमन इंटेंशन। लेकिन आप ये पॉइंट्स नहीं ले सकते कि पार्टीज के बीच में वो नहीं है, क्या कहते हैं, वो प्रिंसिपल इन फर्स्ट डिग्री है, प्रिंसिपल इन सेकेंड डिग्री, दैट इज इररिलेवेंट फॉर देम। ऑलराइट, for the purpose of Indian law and for the purpose of pleas as well.
फिर वी कम टू द जजमेंट ऑफ रामविलास सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1593 में रिपोर्ट हुआ। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आदमी को कन्विक्ट किया जा सकता है इवन दो ही हैज़ नॉट कमिटेड एनी ओवर्ट एक्ट, लेकिन तब भी देयर शुड बी सम मटेरियल टू शो दैट दी कि किसी अक्यूज़ ने कोई ओवर्ट एक्ट की, और वो जो ओवर्ट एक्ट जो हुई है, मान लीजिए मर्डर हुआ है, मर्डर ओवर्ट एक्ट हुई, किसी एक ने की होगी, तो अगर एक ने की है तो ये दिखाना प्रोसिक्यूशन को बहुत ज़रूरी है कि वो कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट में फॉल करता है। ठीक है, अगर 5 से ज़्यादा लोग हैं तो कॉमन ऑब्जेक्ट, 5 से कम लोग हैं तो कॉमन इंटेंशन। देन एक 3 जजेस बेंच का जजमेंट है इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस इफ्तिकार खान। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवी काउंसिल के खूब सारे जजमेंट्स रेफ़र किए और सुप्रीम कोर्ट के भी पुराने जजमेंट रेफ़र किए, और फिर उसी कंक्लूजन में आया कि जो मैंने अभी आप इतने टाइम से मैं आपको फैक्ट्स और वो बता रहा हूँ। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ इस केस के फैक्ट क्या थे। इस केस में क्या हुआ था कि 4 persons वर रेसिडेंट ऑफ द सेम विलेज, एंड accused number 1 and accused number 3 were brothers who were bitterly inimical to the deceased, and the accused number 2 and accused number 4 were close friends। तो इनमें से 2 accused भाई थे और 2 accused दोस्त थे, उन दोनों के भाइयों के दोस्त थे। उन्होंने डिसीज्ड को मार दिया। डिसीज कोर्ट की लैंग्वेज में जब अगर कोई मरता है ना तो कोर्ट उसे विक्टिम बोलने की बजाय उसको डिसीज्ड बोलता है। ठीक है, ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज़ अ विक्टिम ऑफ क्राइम जिसके लिए प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, लेकिन इन जुडिशियल लैंग्वेज यू कॉल दैट पर्सन डिसीज्ड। ठीक है, ये भी टर्मिनोलॉजीज आप लोग ऐड कर लीजिए कि व्हेन अ पर्सन डाइज यू एंड यू आर रेफरिंग इन द and you're talking about the legal language, then you simply say that the accused number this, number that, and he caused several injuries to the deceased। ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करना शुरू कर दीजिए। ऐसे में आपको जजमेंट पढ़ना और कोर्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ था कि अक्यूज नंबर 1 थे, 4 अक्यूज थे प्राइमरली, जिनमें से 2 भाई थे और 2 उनके दोस्त थे। वो उनकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी डिसीज्ड पर्सन्स थे। ऑल 4 केम टुगेदर एंड कॉज द डेथ ऑफ डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, और फिर जो बाकी के जो अक्यूज पर्सन्स थे उन्होंने क्या किया था, क्योंकि वो आर्म्ड थे पिस्टल से और बाकी डेडली वेपन से, तो उन्होंने डेथ कॉज करने के बाद रैन अवे, भाग गए सीन ऑफ क्राइम से, वो भाग गए। और ये उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। उन्होंने ये हमेशा ट्रायल के दौरान गिल्टी आदमी क्या प्ली लेता है कि उसने तो कोई क्राइम किया ही नहीं। तो जब उनसे पूछा गया कि अच्छा आप लोग बताओ कि आप लोग सीन ऑफ क्राइम, आप लोग तो दोस्त थे उन भाइयों के, तो आप सीन ऑफ क्राइम पे क्या कर रहे थे, तो वो बता नहीं पाए, उनके पास कोई भी अच्छी डेफिनेशन नहीं थी। तो कोर्ट ने बोला कि एक बात पे गौर करिए, आप उन दोनों भाइयों के दोस्त थे। जब जिस टाइम डिसीज्ड की मौत हुई आप उस स्पॉट पे प्रेजेंट थे। उसके बाद आपके पास डेडली वेपन्स भी थे स्पॉट पे। आप फिर उस स्पॉट से भागे और भागने के बाद आपके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कोर्ट के सामने कि आप वहाँ पे स्पॉट पे थे ही क्यों। इन सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ये लग रहा है कि देयर वॉज अ प्रायर कंसर्ट इन प्री अरेंजमेंट और आप लोग का कॉमन इंटेंशन था डिसीज्ड को मारने का, एंड यू आर लाइबल। तो इस केस में लाइबल किया गया था। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे इन लोग का कन्विक्शन हुआ। कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिलता है जनरली कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट के केस में। ज़्यादातर आपको वो मिलता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो आप खुद ही कॉमन सेंस से सोचिए कि एक आदमी को मारने के लिए 4 आदमी स्पॉट पर प्रेजेंट है, सबके पास डेडली वेपन है। तो आप अगर अपना रीजनेबल प्रूडेंट सेंस भी लगाते हैं तो आप किस कंक्लूजन में आएंगे कि इन लोग का ऑब्जेक्ट मारने का ही था या किस चीज़ का था, है ना। आप इसी कंक्लूजन पे आ सकते हैं, मारने का था। कि भाई अगर आपके पास लाइसेंस्ड रिवॉल्वर है और आप हमेशा रख के जाते हैं और आप बाय चांस वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो
तो आप बताइए कि आप वहाँ पे क्यों प्रेजेंट थे, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कोर्ट ने बोला इससे इन्फर हो रहा है कि आपका प्रायर कंसेंट प्री अरेंजमेंट था और उसके परसुएंट में आपने कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में एक्ट किया है एंड यू आर लायबल फॉर दिस पर्टिकुलर ऑफेंस। ठीक है, तो इसमें कन्विक्शन हुआ था। अब एक बात बताता हूँ, एक केस में क्या हुआ था, कृष्णन एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। ये जुडिशियल टाइम्स 1996 वॉल्यूम नंबर 7 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 612 में रिपोर्ट हुआ था। इसमें एक अपेलेंट को, अपेलेंट मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने था तो इसलिए वो अपील कर रहा था, तो कोर्ट उसे अपेलेंट बुलाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इवन अज्यूमिंग दैट वन ऑफ द अपेलेंट हैज़ नॉट कॉज द इंजरी टू द डिसीज्ड, even then Supreme Court upheld his conviction under section 302 read with section 34 of the IPC। और बोला the question is whether it is obligatory on the part of the prosecution to establish the commission of overt act to press into the service of section 34 of the penal code। appellants के ग्राउंड ये थे कि मैंने overt act नहीं की, आप ऑलरेडी समझ गए होंगे ये ग्राउंड्स पे तो डिफीट होना है। तो उसने बोला देखिए कोर्ट भी पूछ रहा था ट्रायल कोर्ट में कि ओवर एक्ट बताइए, कोई ओवर एक्ट की है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोर्ट्स जानने की कोशिश करते हैं कि ओवर एक्ट है या नहीं इन ऑर्डर टू कम टू अ डेफिनेटिव कंक्लूजन। ये इस क्वेश्चन से बिल्कुल भी उसका लेना देना नहीं है कि क्या अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड बाय यूसेज ऑफ सेक्शन 34 इफ द ओवर एक्ट इज नॉट प्रूव्ड। उसका लेना देना जरूर, उससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर 34 प्रूव, अगर लेट अस सपोज सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34 है, ये सेक्शन 34 तो रूल ऑफ एविडेंस है, कोई सब्सटेंशियल ऑफेंस तो है नहीं जिसके अंदर कन्विक्शन हो सकता है। तो कोर्ट बोलता है कि हम जब ये जानना चाहते हैं कि ओवर एक्ट हुई है या नहीं, वो सिर्फ हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जानना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ओवर एक्ट एस्टैब्लिश ही हो। अगर हमने कॉमन इंटेंशन पा लिया और ओवर एक्ट नहीं पी पाई आपके लिए, तब भी आप इसमें लायबल हैं। और कोर्ट ने बोला कि प्रोसिक्यूशन को बस इतनी चीज़ साबित करने की ज़रूरत है कि जो अल्टीमेट एक्ट हुई वो उसमें सबका कॉमन इंटेंशन शेयर्ड था। प्रोसिक्यूशन को ये साबित करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल ने क्या किया। ठीक है, प्रोसिक्यूशन में ये बिल्कुल भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक पर्सन जो है, ठीक है, एवरी सिंगल पर्सन हैज़ कमिटेड अ पर्टिकुलर ओवर एक्ट। ये प्रोसिक्यूशन को साबित करने की ज़रूरत नहीं। प्रोसिक्यूशन को बस इतना साबित करना है कि जो अल्टीमेट एक्ट हुई है वो कॉमन इंटेंशन के पर्सुएंट में हुई है, उसके बेसिस में सब लायबल हो जाएंगे। कोर्ट भी बस इतना ही देखेगा कि क्या कॉमन इंटेंशन था या नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस खुद ही बताते हैं कि कॉमन इंटेंशन था या नहीं। जैसे कि अभी मैंने आपको उन दो भाई और उनके दो दोस्तों का केस बताया, और उसमें क्या हुआ था, और फिर उसमें फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस ने भी बता दिया था कि दे आर लायबल अंडर द पर्टिकुलर प्रोविजन, है ना। तो कभी कभी फैक्ट्स स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स, जिसको हम एक मैगजीन में बोलते हैं रेप्स इप्सा लोक्वेटर। तो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस खुद ही बता सकते हैं कि क्या हुआ या क्या नहीं। ठीक है, तो इस केस में भी इवन दो द पर्सन हैज़ नॉट परफॉर्म्ड एनी ओवर्ट एक्ट, कोई ओवर्ट एक्ट नहीं थी, पर कोर्ट ने पाया ये कॉमन इंटेंशन में एक्ट कर रहे थे एंड द कोर्ट हेल्ड दैट पर्सन लायबल। ठीक है, इस केस में भी ये पर्सन लायबल हुए थे। चलिए, एविडेंस और ये सारा तो हो गया। अब मैं आपको पार्टिसिपेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में इलस्ट्रेशन की हेल्प से बताता हूँ। आईपीसी में इलस्ट्रेशन थोड़े ज़्यादा देने पड़ते हैं। अब पार्टिसिपेशन में इट मीन्स टू टेक पार्ट एंड पार्ट इन एन एक्ट मे बी टेकन बाय डूइंग समथिंग विच एडवांसेस और हेल्प्स द कॉमन कॉज और अचीवमेंट। ये पार्टिसिपेशन का मतलब है। या तो आप पार्ट लें या किसी ऐसी एक्ट में पार्ट लें जिससे कॉमन इंटेंशन या कॉमन कॉज जो उन पार्टीज़ के बीच में है, 4 लोग, 2 से ज़्यादा, 5 से कम, उन लोगों के जो बीच में है, वो फर्दरेंस में एक्ट हो। बिसाइड उसके लिए प्री प्लानिंग भी ज़रूरी है। What is required is element of physical presence at the scene of occurrence coupled with actual participation which can be passive in characters। तभी section 34 employs the word done, इस वर्ड्स को यूज़ करता है, done, act done,
It is essential that they actually join in doing the act and not merely planning its preparation. Planning पे नहीं करता. Planning पे कौन सा सेक्शन पनिश करता है? वो है क्रिमिनल कंस्पिरेसी. ऑल राइट. पार्टिसिपेट यहाँ पे सेक्शन 34 के लिए एक्ट कमिट होनी चाहिए. तो अगर मर्डर, अगर आप किसी को 302 रेड वे सेक्शन 34 में कन्विक्ट कराना चाहते हैं तो मर्डर साबित होना चाहिए, मर्डर होना चाहिए. ये नहीं कि आदमी डिसीज आदमी जिंदा है. अगर वो जिंदा है तो यू कैन नॉट प्रोसिक्यूट दैट पर्सन फॉर 302 रेड विद सेक्शन 34. ऑल राइट. तो अल्टीमेट एक्ट कमिट होनी चाहिए और पार्टिसिपेशन प्रूव होना चाहिए. पार्टिसिपेशन किस नेचर का होना चाहिए? टू टेक पार्ट और टेक पार्ट इन एन एक्ट विच एक्ट्स और एडवांसेस द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल. ठीक है. तो इसमें भी आप जय किशन दास वर्सेस मनोहर देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का जजमेंट कोट कर सकते हैं, जिसमें यही बात कही गई है. द एसेंस ऑफ लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 34 इज टू बी फाउंड इन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन एनिमेटिंग the offenders leading to doing of a criminal act in furtherance of common intention and the presence of the offender sought to be rendered liable under 34 is not on the words of the statute but one of the condition of the applicability. तो जय किशन दास में ये बोला गया कि प्रेजेंस हो सकता है आपकी, जो प्रेजेंस है, जो फिजिकल प्रेजेंस है, ये स्टैट्यूट में नहीं लिखा है, आईपीसी में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन 34 को अप्लाई करने के लिए उसकी फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी है. हाँ, ज़रूरी नहीं हो एग्जैक्टली एट द सेम स्पॉट पे हो सकता है उससे थोड़ा दूरी पे हो, वो सफिशिएंट है. बट पार्टिसिपेशन किस इंटेंशन से होना चाहिए? फॉर फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. जैसे बैंक रॉबरी हो रही है तो मेन रोड पे कार स्टार्ट करके बैठा है कि रॉब करके आओ जल्दी से, फिर हम लोग बैठते हैं भाग जाते हैं, ऐसे में ये पार्टिसिपेशन है. इसके लिए आप बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पायर भी कोट कर सकते हैं और सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी भी कोट कर सकते हैं सेम पॉइंट पे. एक केस बताता हूँ, लॉर्ड डाकरे का केस है, ये इलस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ. लॉर्ड डाकरे जो थे, ही अग्रीड विद सेवरल पर्सन्स कि हम एक दूसरे पर्सन के पार्क में डियर को हंट करेंगे और जिसने भी रेजिस्ट किया उसको गोली मार दो उसे जान से. तो लॉर्ड डाकरे और इनकी पार्टी गई डियर हंट करने. उनमें से एक आदमी को किसी ने रेजिस्ट किया होगा और उसने गोली मार दी. लॉर्ड डाकरे इस सीन ऑफ क्राइम से आधा मील की दूरी पे थे. तो लॉर्ड डाकरे ने बोला मुझे नहीं पता था ऑफेंस कमिट हुआ. तो कोर्ट ने बोला कि यू आर लाइबल इवन दो यू नो नथिंग ऑफ द इंडिविजुअल ब्लो, एवरीबडी एक्टेड इन अ कॉमन इंटेंशन एंड यू ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट. ठीक है. अब आपको एक इसका ठीक उल्टा केस बताता हूँ. वो है परशुराम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इसमें क्या हुआ था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने 2 अक्यूज्ड पर्सन्स को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था क्योंकि फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस में कुछ बातें मर्ज की थी. अच्छा, वो क्या बातें थी? तो कोर्ट ने पाया कि जो परशुराम सिंह हैं उनके पास लाठी तो थी, लेकिन उन्होंने उस लाठी से डिसीज्ड के ऊपर कोई वार नहीं किया. ही नेवर ट्राइड टू किल हिम और नाइदर ही ट्राइड टू असॉल्ट हिम. और जब बाकी लोग असॉल्ट कर रहे थे डिसीज्ड को तब भी उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ खड़ा रहा. और उसके बाद ये भी पाया गया कि उसने कोई एग्जॉर्टेशन नहीं किया था. कोर्ट ने देखा कि अपार्ट फ्रॉम नॉट यूजिंग द वेपन विच वॉज हैंडी विद हिम, दूसरी बात ये भी पाई कोर्ट ने कि उसका कोई क्वारल नहीं था डिसीज्ड के साथ. ठीक है. वो डिसीज्ड के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई एनिमिटी नहीं थी. तो वो ना पार्टिसिपेट कर रहा था ना वो कोई काम कर रहा था वहाँ पे, इवन दो ही हैड अ वेपन. तो कोर्ट ने इस केस में उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया और पाया कि इट वॉज हाईली इम्प्रॉबेबल दैट ही वुड हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम यूजिंग इनहेरेंटली लीथल वेपन विच वॉज इन हिज पोजेशन इफ ही शेयर्ड अ कॉमन इंटेंशन. एक के पास लाठी थी, दूसरे के पास पिस्टल थी. जो दूसरा वाला जिसके पास पिस्टल थी वो भी खड़ा रहा था, उसने भी कुछ नहीं किया था. जो पिस्टल वाला होता है, अगर मान लीजिए उसका एनिमिटी होती तो सीधे निकाल के गोली मार देता, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सिर्फ खड़ा रहा. बाकी अक्यूज ने असॉल्ट किया था और जो परशु जिसके पास लाठी थी, वन ऑफ द अक्यूज जिसके पास लाठी थी, उसने भी कोई असॉल्ट नहीं किया. दोनों के पास कोई एनिमिटी
अराइज नहीं कर रही थी फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज में, तो ये पाया गया कि इन लोगों ने कॉमन इंटेंशन में एक्ट नहीं किया था। तो ना वहाँ पे प्रायर प्लानिंग थी, ना इन लोगों के बीच में कॉमन इंटेंशन पाया गया, और ये भी चीज़ नहीं पाई गई कि देयर वॉज एन इंटेंशन टू किल द डिसीज। तो हेंस दे वर गिवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट एंड दे वर एक्विटेड। और ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज में पेक्यूलियर है। कभी ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हर केस में ही अगर आपके पास गन है, आपने नहीं चलाई तो आप लायबल नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए, इसी का उल्टा एक इलस्ट्रेशन अभी आपको देता हूँ। अब मान लीजिए 3 रॉबर्स घर पे घुसे, एक बाहर रोड पे खड़ा है पिस्टल को लेके। पहले रॉबर ने गोली चलाई और जितने भी फैमिली मेम्बर्स उस घर पे थे सबकी जान ले ली। तो ऐसे केस में इवन दो बाकी तीनों ने डेडली वेपन होते हुए भी कोई गोली नहीं चले और एनिमिटी नहीं थी उन लोग की, एवरीबडी विल बी लायबल अंडर सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉबरी एंड ऑल्सो सेक्शन 394 ऑफ द आईपीसी। लेकिन इस केस के पेक्यूलियर फैक्ट्स में ये था एजर्शन कि दोनों का मोटिव सेम है, दोनों की एनिमिटी भी है उसके साथ, और ये दोनों ही चीज़ नहीं पाई गई। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, एक तो एनिमिटी नहीं दिख रही और बाकी चीज़ें नहीं दिख रहा, केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस में सर्कमस्टेंस को अनएरिंगली गिल्ट ऑफ द अक्यूज दिखाना चाहिए ना, कि सर्कमस्टेंस ये तो दिखाएं कि अक्यूज गिल्टी है। यहाँ पे दिख रहा है कि उसके एक के पास लाठी है पर उसने कोई असॉल्ट नहीं किया, एक के पास पिस्टल है पर उसने कोई गोली नहीं चलाई। अगर आपकी किसी से दुश्मनी होती है तो आप उस पर हमेशा वार करते हो, है ना। अब बाकी वार करने के बाद भी आपने उसमें कुछ नहीं किया, ना ही आपने लोगों को बोला कि मारो मारो, या एग्जॉर्टेशंस की कि जिससे बाकी के जो लोग थे वो और क्राइम कमिट करें। ये दोनों ही क्राइम नहीं कमिट किए गए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा कि जो भी एग्जॉर्टेशंस दिए जाते हैं वो फैक्टर सर्कमस्टेंसेस पे डिटरमाइन करेंगे कि क्या वो इस नेचर के हैं, कैन अ पर्सन बी कन्विक्टेड अंडर अ सब्सटेंशियल प्रोविजन ऑफ आईपीसी बाय द एड ऑफ सेक्शन 34 और नॉट। तो परशुराम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को उसके पेक्यूलियर फैक्ट्स में समझिएगा, उसको कभी भी एज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ नहीं लीजिएगा। ये हमेशा चीज़ें फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे जज की जाती हैं कोर्ट में। तो हो सकता है कि किसी एक के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस उसको अक्विट करवा दें और सेम फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस किसी को कन्विक्ट करा दें अगर एविडेंस दूसरे नेचर का आ गया। ऑलराइट, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सो देन आई कम टू द केस ऑफ नंदू रस्तोगी एलिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 1 अक्टूबर 2002 को डिसाइड हुआ था। इस केस में जो मेन अक्यूज़ था वो इन्फॉर्मेंट की शॉप पे आया। इन्फॉर्मेंट वो जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ये क्राइम हुआ, शॉप पे आया और एक धमकी दी उसको कि अपने बेटे से कहो कि मेरे काम में इंटरफेयर ना करे वरना इंजाम अच्छा नहीं होगा। He later threatened the informant with dire consequences in the case of any interference, ठीक है। बाद में वो अपने 4 साथियों के साथ इन्फॉर्मेंट की शॉप पे आया और इन्फॉर्मेंट के बेटे को पकड़ा और एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में ले गया जो शॉप के पीछे ही था। जब इन्फॉर्मेंट और बाकी लोगों ने क्या कहते हैं इंटरवीन करने की कोशिश की बेटे को छुड़ाने के लिए, तो वो जो मेन अक्यूज्ड के साथी थे, जो 4 लोग थे, उन लोगों ने उनको रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में अंदर नहीं जाने दिया। बाद में गोली चलने की आवाज़ आई और फिर देखा कि वो जो बेटा है वो ब्लीड कर रहा है और अनकॉन्शियस हो चुका है और बाद में वो हॉस्पिटल में मर गया। इस केस में सारे अक्यूज्ड को गिल्टी पाया गया ऑफ सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34। कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे कॉमन इंटेंशन और प्री अरेंज प्लान और पार्टिसिपेशन उनके एक्ट्स और कंडक्ट से साबित हो चुका है। ऑलराइट, कैसे साबित हो चुका है कि अगर ये जो 4 लोग जो साथ में आए थे इन्होंने रेजिस्ट क्यों किया बाकी लोगों को अंदर जाने के लिए, इसका मतलब है कि वो चाहते थे ये जो मर्डर कमिट होने जा रहा है ये कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे में इन्होंने भी ये जो जितने भी लोग थे, इवन दो इन्होंने कोई एक्ट नहीं की, दे आर एक्टिंग इन देयर फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ठीक है। अब थ्योरेटिकल एग्जाम्स के लिए मैं आपको डिस्टिंक्शन भी बता देता हूँ जो ये डिफरेंसेस आ सकते हैं एग्ज़ाम में।
आईपीसी में बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149 ऑफ द आईपीसी। तो मैं नरेट किए दे रहा हूँ। सेक्शन 34 बाय इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट एनी स्पेसिफिक ऑफेंस वाइल सेक्शन 149 डज सो। ये पहला डिफरेंस है। सम एक्टिव पार्टिसिपेशन स्पेशली इन द क्राइम इन्वॉल्विंग फिजिकल वायलेंस इज नेसेसरी अंडर सेक्शन 34 बट अंडर सेक्शन 149 इट डज नॉट रिक्वायर इट एंड द लाइबिलिटी अराइजेज बाय मियर मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली। 149 के लिए मेंबरशिप एसेंशियल है, सेक्शन 34 के लिए पार्टिसिपेशन एसेंशियल है। ठीक है। और फिर थर्ड डिफरेंस है, सेक्शन 34 स्पीक्स ऑफ कॉमन इंटेंशन बट सेक्शन 149 कंटेम्पलेट्स कॉमन ऑब्जेक्ट which is wider in scope and amplitude than common intention. Section 34 does not fix a minimum number of persons who must share the common intention, while section 149 fix at least 5 person who must have the same common intention. ठीक है, ये एक डिफरेंस याद रखिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर आता है। अब एक पॉइंट मैं बताऊंगा सेक्शन 34 का, वो है इफेक्ट ऑफ नो चार्ज अंडर सेक्शन 34। क्या वो फेटल इरेगुलरिटी है या नहीं। ये प्राइमरली सीआरपीसी से डील करता है, ये प्राइमरली आईपीसी से डील नहीं करता। दिस इज़ अ प्राइमरली टॉपिक ऑफ सीआरपीसी। तो सीआरपीसी के बैच में जिन लोगों ने इसको सुना है, ये प्राइमरली उनके लिए है। और लेकिन आईपीसी के भी बच्चों को मैं बड़े आराम से समझाता हूँ ये पॉइंट क्या है। कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, मान लीजिए चार्ज ढंग से फ्रेम नहीं कर पाए। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने सेक्शन 34 को इंक्लूड नहीं किया केस में, तो एंड में ड्यूरिंग ट्रायल ये निकलता है कि सब पार्टीज जितने भी अक्यूज्ड हैं उनके बीच में कॉमन इंटेंशन था और कोर्ट ने बिना सेक्शन 34 का चार्ज फ्रेम किए और उनको कन्विक्ट कर दिया अंडर इन अ सब्सटेंसिव ऑफेंस रेड विद सेक्शन 34। तो अक्यूज्ड हमेशा यही पॉइंट उठाएंगे कि 34 तो वहाँ पे था नहीं, कहीं कॉमन इंटेंशन की बात नहीं हुई, तो हमें कन्विक्ट कैसे कर दिया गया। तो सीआरपीसी में कुछ फेल सेफ मैकेनिज़म्स हैं कि अगर ऐसा एरर हो जाता है, कि ऐसी गलती हो जाती है अगर ट्रायल कोर्ट से, तो सेक्शन 215 रेड विथ सेक्शन 464 ऑफ द सीआरपीसी उसको सेव करने के लिए आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर कोई एरर या ओमिशन हो गया है चार्ज के फ्रेमिंग में, तो उसको टेक्निकलिटीज़ पे नहीं देखा जाएगा, उसको सब्सटेंस पे देखा जाएगा। और सब्सटेंस क्या है? प्रेजुडिस थ्योरी, प्रेजुडिस एंड फेलियर ऑफ जस्टिस थ्योरी। अगर अक्यूज्ड अपने डिफेंस में प्रेजुडिस हो चुका है या इस चार्ज को, इस कन्विक्शन की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो ऐसे ही केस में जो कन्विक्शन है सेट असाइड हो सकता है और रीट्रायल का ऑर्डर जा सकता है कि नहीं, दोबारा चार्ज फ्रेम करके दोबारा ट्राई करिए। ठीक है, ये बात आप ढंग से याद रखिएगा कि इस केस में क्या होता है। ये टेक्निकलिटीज़ पे नहीं चलता है, ये सब्सटेंस पे चलता है। अगर मान लीजिए, आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, किसी केस में सारे अक्यूज्ड को पता है कि हमारे बीच में कॉमन इंटेंशन था, अब जज ने गलती से चार्ज नहीं फ्रेम किया, जज भी ह्यूमन है, गलती हो जाती है, जज ने चार्ज फ्रेम किया ही नहीं, लिखा ही नहीं, सेक्शन 302 रेड विथ 34 दैट ऑल ऑफ यू हैव एक्टेड अंडर कॉमन इंटेंशन, और ये सारी चीज़ें नहीं लिखी, सबको इंडिविजुअली उनकी इंडिविजुअल एक्ट्स के लिए लायबल करने का सोचा, उनका जॉइंट ट्रायल हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर उनका कन्विक्शन होता है बाय द एड ऑफ सेक्शन 34 और अक्यूज जितने भी हैं इन सबको पता है कि ट्रायल उनका इसी बात पे हो रहा है कि उनके बीच में कॉमन इंटेंशन था, उसको डिस्प्रूव करने के लिए वो एविडेंस भी लाते हैं और उनको पूरी जानकारी है रिगार्डलेस कि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है सेक्शन 34 का चार्ज में, तो ऐसे केस में क्या आप कह सकते हैं इस छोटी सी टेक्निकलिटी के लिए जुडिशरी को ओवरबर्डन कर दें कि नहीं अब तुम रीट्रायल करो क्योंकि इस टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से प्रेजुडिस हो गया है, जबकि आप जानते हैं कि अक्यूज्ड पर्सन्स को पता है कि उनका ट्रायल किस लिए हो रहा है, किन चीज़ों में हो रहा है और कॉमन इंटेंशन का वहाँ पे क्या क्राइटेरिया है। तो अगर वो जानते हैं तो उनको प्रेजुडिस नहीं हुआ है और सेक्शन 215 रेड विथ सेक्शन 464 ऑफ द सीआरपीसी ऐसे डिफेक्ट को क्योर कर देंगे
और वो बोलेंगे कि इट डजेंट मैटर, क्योंकि जब उनको प्रेजुडिस नहीं हुआ है और फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है, इन दोज सिचुएशंस द कन्विक्शन इज नॉट बैड, द कन्विक्शन इज स्टिल वैलिड even though there is not a mention of a specific charge under section 34. चार्ज जनरली ऐसे समझ लीजिए क्या होता है कि जब मान लीजिए मर्डर केस लगता है, जब हम बोलते हैं नहीं मर्डर का केस है, रॉबरी का केस है, ये सारी चीज़ें, तो हम उस चार्जेस की बात कर रहे हैं। वो चार्ज जो अक्यूज्ड पे लगता है, जिसको उसको डिफेंड करना होता है, तो जिसको डिफेंड करना होता है वो चार्ज लगाता है, जज चार्ज बनाता है, प्रोसिक्यूशन उस चार्ज को प्रूव करने की कोशिश करता है और डिफेंस उस चार्ज को डिसप्रूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना स्फीयर है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कोई चार्ज नहीं है और फैक्ट्स में, एविडेंस में निकल आता है ट्रायल के दौरान कि ये पर्सन इस ऑफेंस के लिए लायबल है, पर वो जो ऑफेंसेस हैं उनके लिए स्पेसिफिक चार्जेस थे नहीं, तो सीआरपीसी के कई प्रोविज़न ऐसे हैं, स्पेसिफिकली 221, 222 और 215 रेड विथ 464, जो इवन इन द केस ऑफ ओमिशन ऑफ चार्जेस कन्विक्शन अलाउ करते हैं। अगर आप इन सारे सेक्शंस को साथ में पढ़ें, आईपीसी के जितने भी बैच के दे नीड नॉट बी कंसर्न विद इट अलॉट, बस उन्हें कंसेप्ट समझना चाहिए। उन आईपीसी के बैच को बस इतना कंसेप्ट समझना है कि जब चार्ज नहीं भी है तब भी किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करना पॉसिबल है उन ऑफेंसेस के लिए जो साबित हो चुके हैं पर उनका मेंशन नहीं है चार्ज में। साबित तो हो गए। अब मर्डर के दौरान, मर्डर का ट्रायल हो रहा है, मर्डर के ट्रायल के दौरान में अगर मान लीजिए कई ऑफेंसेस प्रूव हो जाते हैं, तो हालांकि उनका हो सकता है स्पेसिफिक चार्ज ना हो, इवन देन अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर देम, अलग से जब की चार्ज नहीं है। तो ये टेक्निकलिटी है, क्योंकि चार्ज फ्रेम करना और चार्ज का ना फ्रेम होना और उसका इफेक्ट क्या होना, ये सारा प्रोसीजरल मैटर है, ये प्रोसीजर से डील करता है, सीआरपीसी से डील करता है। तो ऐसे केस में मेन क्राइटेरिया जो होता है वो होता है प्रेजुडिस थ्योरी का और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। अगर अक्यूज्ड प्रेजुडिस हो जाता है, अब मान लीजिए अक्यूज्ड को कोई नॉलेज ही नहीं है, अब अगर ऐसे केस मान लीजिए कि अक्यूज्ड रेप केस में खुद को डिफेंड कर रहा है और ट्रायल चल रहा है मर्डर केस का, तो वो एविडेंस प्रेजेंट करेगा ना जो रेप को डिस्प्रूव करते हैं, जब उसको पता ही नहीं है मर्डर केस का ट्रायल हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर उसका कन्विक्शन मान लीजिए मर्डर केस के लिए हो जाए और अक्यूज्ड को बिल्कुल भी नहीं पता है वहाँ पे मर्डर का ट्रायल हो रहा है और ना उसके काउंसिल को पता है, तो ऐसे केस में इट वुड बी ए केस ऑफ प्रेजुडिस, अक्यूज प्रेजुडिस हो गया, यहाँ पे रीट्रायल होगा फॉर द केस ऑफ ओमिशन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सारे अक्यूज्ड को पता है कि किस चीज़ पे ट्रायल हो रहा है, किस बात पे ट्रायल हो रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 34, तो अगर सेक्शन 34 नहीं भी है और 4 अक्यूज्ड को पता है कि भाई हमारा जो जॉइंट ट्रायल हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक घर में घुस के मर्डर कर दिया था, तो हालांकि बाकी के 3 अक्यूज ने कोई ओवर्ट एक्ट की नहीं है और सिर्फ एक अक्यूज ने ओवर्ट एक्ट की है, तब भी ऑल ऑफ देम विल बी लायबल अंडर सेक्शन 302 रेड विथ 34। फिर वो ये बात नहीं उठा सकते अगर उनको भली भांति पता है या फैक्ट से ये भी प्रूव हो रहा है कि दे वर वेल अवेयर कि किस चीज़ पे और किन पॉइंट्स पे ट्रायल हो रहा है। सो दे कैन नॉट से दैट सिंस नो चार्ज वॉज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 34 देन यू कैन नॉट होल्ड मी लायबल फॉर दैट। ठीक है, ये जो पोजीशन ऑफ लॉ है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ विली विलियम स्लेनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया था कि ये जो सेक्शन 34, 114 और जो 149 ऑफ द आईपीसी हैं, ये क्रिमिनल लायबिलिटी बताते हैं डिफरेंट एंगल से व्यू करने के लिए। ठीक है, ये क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करते हैं और ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में कई लोग होते हैं, एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कुछ एक्सेसरीज होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट में ऐड कर रहे हैं, जिसमें एक डायरेक्ट लायबिलिटी उन सब के ऊपर लाद दी जाती है इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर फॉर, जिसमें वो एक पर्सन की एक्ट के लिए खुद भी लायबल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर चार्ज नहीं है तो ऐसे केस में सब्सटेंसिव ऑफेंस में अगर आप कन्विक्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को विदाउट अ चार्ज बीइंग फ्रेम्ड फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस,
उस केस में आपको प्रेजुडिस दिखानी होगी, तभी आपका चार्ज हटाया जा सकता है। ऑलराइट, इफ यू हैव शोन प्रेजुडिस ओनली देन सच अ कन्विक्शन ऑन अ चार्ज विच वॉज नॉट फ्रेम्ड बाय द ट्रायल कोर्ट, उस पर अगर आपका कन्विक्शन हुआ है तभी ऐसा कन्विक्शन हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए प्रेजुडिस नहीं हुआ है अक्यूज्ड को या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में इवन दो चार्ज नहीं फ्रेम हुआ है तब भी इन लोग को कन्विक्ट किया जा सकता है। अच्छा, ये प्रेजुडिस हुआ है या फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है या नहीं, ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे पता चलता है। ठीक है, और एक सिंपल सा प्रिंसिपल याद करिएगा, वो है कि द प्रोसीजरल लॉ इज़ द हैंड मेडन ऑफ जस्टिस। प्रोसीजरल लॉ मास्टर नहीं होता है जस्टिस का, वो जस्टिस को असिस्ट करता है, वो जस्टिस के ऊपर जाके ओवरराइड नहीं करता। तो जस्टिस क्या कहता है कि अगर आपको पता है कि स्पेसिफिक पर्सन गिल्टी है और एविडेंस पे साबित हो गया है, तो क्या टेक्निकल एरर्स की वजह से क्या उसे छोड़ देना चाहिए? द आंसर इज़ नो। अब इसके काफ़ी नुआंसेस हैं, बहुत सारे नुआंसेस हैं, वो सीआरपीसी के बैच को अच्छे से पता होंगे कि इसमें क्या है, पर आईपीसी बैच को मैं सब्सटेंस में सीधे से बता रहा हूँ कि ये क्या रिलेशन होता है। ठीक है, सो प्राइमरली I will now narrate you the case law and its ratio that was the observation that was held by the Supreme Court in Sanichar Sahni versus State of Bihar. It was decided in 2010. Supreme Court said, therefore, unless the convict is able to establish that the defect in framing charges has caused real prejudice to him, he was not, or that he was not informed as to what was the real case against him, and that he could not defend himself properly, no interference is required on mere technicalities. Conviction order is in fact is tested on the touchstone of prejudice theory. ठीक है, then विली विलियम्स लेनी वर्सेस स्टेट ऑफ MP, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। इट इज़ वेरी मच मटेरियल। It was reported in AIR 1956 Supreme Court page number 116. In this case, Supreme Court observed Section 34, 114 and 149 of the IPC provides for criminal liability viewed from different angles as regards the actual participants, accessories and men actuated by common object or common intention, and the charge is rolled up into one involving a direct liability and a constructive liability without specifying who are directly liable and who are sought to be made constructively liable. In such a situation, the absence of charge under one or other various heads of criminal liability for offence cannot be said to be fatal. अगर charge absent है, by itself fatal नहीं होता वो. And before a conviction for a substantive offence without a charge can be set aside, अगर आप चाहते हो कि आपका जो conviction जो बिना चार्ज के किसी substantive offence में हो गया है, अगर वो set aside होना चाहिए, तो आपको ये दिखाना होगा कि prejudice have been caused to him. So court says कि and before a conviction for a substantive offence without a charge can be set aside, the prejudice will have to be made. In most of the cases of this kind, evidence is normally given from the outset as to who was primarily responsible for the act which brought the offence, and such evidence of course is relevant. Continuing further, in the case of, अब इसमें दो और केस लॉ बता देता हूँ, अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड भूर सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एक 1973 में रिपोर्ट हुआ है और एक दूसरा 1974 में रिपोर्ट हुआ है। दोनों ही ये बात फिर से रीइटरेट करते हैं, रिलाइंग ऑन दिस वेरी जजमेंट दैट आई जस्ट टोल्ड यू, दैट इट इज ओपन टू द कोर्ट टू टेक रिकोर्स टू सेक्शन 34 ऑफ द IPC इवन इफ द सेड सेक्शन वॉज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द चार्ज। कि कोर्ट ले सकता है 34 IPC का रिकोर्स जबकि वो चार्ज में स्पेसिफिकली मेंशन ही नहीं है, एंड इंस्टेड सेक्शन 149 गलती से इंक्लूड कर दिया गया है। अब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ गई कि प्रोसिक्यूशन से गलती हो गई, प्रोसिक्यूशन ने गलत फैक्ट्स कोर्ट्स के सामने प्रेजेंट किए और कोर्ट ने सोचा अच्छा 5 से ज़्यादा लोग थे तो 149 का चार्ज फ्रेम कर दिया, लेकिन फैक्ट्स में पता चलता है कि बाकी लोग एक्विट हो गए, तो 149 तो अप्लाई करने से रहा, क्योंकि अगर 5 से ज़्यादा लोग नहीं हैं तो 149 नहीं कर सकता। तो मान लीजिए अगर इसी इलस्ट्रेशन में एक आदमी एक्विट कर गया, 5 से कम हो गए, 4 लोग हो गए, तो हालांकि यहाँ पे 149 फेल कर गया है, तो सवाल ये उठता है कि क्या बाकी के अक्यूज्ड को, जितने भी अक्यूज्ड बचे हैं, उनको क्या कॉमन इंटेंशन से कन्विक्ट करवा सकते हैं जबकि 34 ऑफ द IPC का चार्ज वहाँ पे बना ही नहीं है। आंसर है इसका हाँ, यू कैन।
अगर ये फैक्ट्स प्रूव हो जाते हैं उनके बीच में कॉमन इंटेंशन था वही, और कॉमन इंटेंशन को प्रूव करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो आप जान ही गए हैं, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, योर पार्टिसिपेशन, एविडेंस कैन बी इन्फर्ड, फिजिकल प्रेजेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला, इट इज़ ओपन टू द कोर्ट टू टेक रिकोर्स टू सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी इवन इफ द सेट सेक्शन वाज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द चार्ज एंड इंस्टेड सेक्शन 149 हैज बीन इंक्लूडेड। ऑफ कोर्स अ फाइंडिंग दैट द असेलेंट कंसर्न हैज अ कॉमन इंटेंशन विद द अदर अक्यूज्ड इज नेसेसरी फॉर रिजॉर्टिंग सच अ कोर्स। ठीक है, देन कंटिन्यूइंग फर्दर, एक बहुत अच्छा केस है कृष्णा गोविंद पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। ठीक है, ये इस पॉइंट पे बहुत अच्छा बैठता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 इलस्ट्रेशन दिए हैं एंड आई वुड लाइक टू नरेट दैट टू यू। अब ये जो केस के फैक्ट्स मैं आपको, ये जो केस के इलस्ट्रेशन मैं आपको बताऊंगा, ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप इस पर खूब बहुत ध्यान से आप इसे सुनें। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फिर मैं आपको इलस्ट्रेशन बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, इट इज़ वेल सेटल्ड दैट कॉमन इंटेंशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन इम्प्लाइड्स a pre-arranged plan and the criminal act was done pursuant to a pre-arranged plan. The said plan may also develop on the spot, but the crucial circumstance is that a said plan must precede the actual constituting the offence. उस actual offence को precede करना चाहिए। तो जैसे मर्डर किया है तो मर्डर से पहले वो प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, मर्डर के बाद नहीं। ऑलराइट, इट शुड प्रीसीड द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इफ दैट बी सो, before a court can convict a person under section 302 read with section 34 of the IPC, it should come to a definite conclusion that the said person had a prior concert with one or more other persons named or unnamed for committing the said offense. अब आप illustration सुनिए और illustration पे खूब ध्यान दीजिएगा। पहला illustration, A, B, C and D are charged under section 302 read with section 34 of the IPC for committing the murder of E. The evidence is directed to establish that the 4 persons have taken part in the murder. ठीक है, तो A, B, C, D ने E का मर्डर किया है और उनको चार्ज उनके ऊपर लगाए 302 रेड विथ सेक्शन 34। अब एविडेंस डायरेक्टेड है ये एस्टेब्लिश करने का कि these 4 persons have participated in murder and in pursuance of common intention they have caused the murder of E। ये पहला illustration है। अब इस illustration की explanation आएगी, पर पहले तीनों सिचुएशन सुनिए। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या है, A, B, C, D और अननेम्ड अदर्स। अक्सर FIR में होता है कि अज्ञात लोग, और A, B, C and D and unnamed others are charged under this section. But evidence is adduced to prove that such persons along with others named or unnamed participated jointly in the commission of offence। तो पहले सिचुएशन में तो हमें पता है कि 4 लोग हैं, पर दूसरी सिचुएशन में A, B, C, D हैं और अज्ञात लोग और भी हैं, पर वो शायद मिले नहीं या आ नहीं पाए, या क्या सिचुएशन थी, भाग गए और या पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाई, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये फैक्ट एकदम सर्टेन है कि A, B, C, D के साथ अनजान लोग और भी थे। ठीक है, और एविडेंस इज अड्यूस्ड टू प्रूव दैट सेट पर्सन्स अलॉन्ग विद अदर्स नेम्ड और अननेम्ड पार्टिसिपेटेड जॉइंटली इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। ये सेकेंड सिचुएशन है। अब थर्ड सिचुएशन पे आता हूँ। थर्ड सिचुएशन इज A, B, C and D आर चार्ज्ड अंडर सेट सेक्शंस। ठीक है, under 302 read with section 34, but evidence is directed to prove that A, B, C and D along with 3 others have jointly committed the offence। तो सेकेंड illustration में तो अज्ञात लोग और भी थे, कोई नंबर नहीं डिस्क्राइब्ड है, लेकिन A, B, C, D के साथ 3 और लोग थे जिन्होंने जॉइंटली ऑफेंस किया है। ठीक है, अब इस पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो थर्ड illustration जो दिया है, थर्ड illustration जो अभी आपको बताया कि A, B, C, D are charged with the said sections under section 302 read with section 34, but the evidence is directed to prove that A, B, C, D along with 3 others have jointly committed the offence. A court is certainly entitled to come to a conclusion that one of the named accused is guilty of murder read with section 34 of the IPC, though the other 3 named accused are acquitted
if it accepts the evidence that the said accused acted in concert along with persons named or unnamed other than those acquitted in the commission of the offense. तो कोर्ट क्या कर सकता है कि जो आपका थर्ड इलस्ट्रेशन है इसके लिए वो एक पर्सन को भी गिल्टी करार दे सकता है 302 रेड विथ 34 अगर वो ये पाता है कि जो बाकी के 3 अनजान लोग थे उसके साथ इनका कॉमन इंटेंशन था, तो भले ही वो थर्ड इलस्ट्रेशन में BCD को अक्विट कर दे लेकिन तब भी ए को 302 रेड विथ 34 के लिए कन्विक्ट कर सकता है। ये पावर उसके पास है। क्यों, कैसे कर सकता है? आप जानते हैं कि 34 के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, 2 या 2 से ज़्यादा पर 5 से कम। और ऐसे में अगर एक ही आदमी है तो जनरली एक ही आदमी का कन्विक्शन नहीं हो सकता 302 में। 302 रेड विथ 34, 302 रेड विथ 34 में फॉर कॉमन इंटेंशन के लिए कन्विक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन इंटेंशन के लिए तो दिखाना पड़ेगा ना कि उसका कॉमन इंटेंशन है किसके साथ। सिमिलरली ये बताना बहुत ज़रूरी है, नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल, कि जब प्रोसिक्यूशन ने बताया है कि थर्ड इलस्ट्रेशन में ABCD के साथ 3 लोग और थे जिन्होंने जॉइंटली ऑफेंस कमिट किया है, तो कोर्ट भले ही पाले कि BCD ने शायद ऑफेंस नहीं किया, उनका कॉमन इंटेंशन नहीं था, लेकिन अगर कोर्ट ने पा लिया कि A का वो बाकी के जो 3 लोग थे जो रिकॉर्ड पे नहीं है उनके साथ कॉमन इंटेंशन था, तो वो तब भी A को कन्विक्ट कर सकता है फॉर सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34। ठीक है, ये थर्ड इलस्ट्रेशन की बात हो रही है। अब हम सेकेंड इलस्ट्रेशन की बात करते हैं जहाँ पे ABCD के साथ अज्ञात लोग और थे और कोई नंबर नहीं बताया है। अब थर्ड इलस्ट्रेशन में तो नंबर बताया था कि A के साथ ABCD के साथ 3 लोग और थे, तो टोटल बने आपके 7 लोग। BCD एक्विट हो गए, तो फिर कोर्ट ने बोला कि अगर कोर्ट को पता चलता है कि A का कॉमन इंटेंशन उन 3 लोगों के साथ था ना कि BCD के साथ, तो कोर्ट तब भी एक ही पर्सन को सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34 के लिए कन्विक्ट कर सकती है। अब आते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन में जहाँ पे कोई नंबर नहीं है। कोर्ट सिमिलरली एक अक्यूज्ड को, एक नेम्ड अक्यूज्ड को जिसका नाम है कोर्ट के सामने, उसको कन्विक्ट कर सकती है इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट नो प्रेजुडिस हैज़ बीन कॉज्ड टू द अक्यूज्ड बाय द डिफेक्ट इन चार्ज। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे 34 का चार्ज नहीं भी है तब भी वो उस एक अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सकती है अगर वो पाले कि जो ए का जो कॉमन इंटेंशन था वो बाकी के जो अननेम्ड अक्यूज थे जिनका नाम नहीं पता है प्रोसिक्यूशन को, लेकिन ये पता है कि वो थे स्पॉट पे। ठीक है, ये रिकॉर्ड पे प्रूव हो चुका है कि अननेम्ड अदर्स थे, पर वो या तो ढूंढे नहीं जा पाए या अरेस्ट नहीं हो पाए, कोई भी कॉज हो सकता है। तो अगर कोर्ट ने पा लिया कि ए का उन अननेम्ड लोगों के साथ कॉमन इंटेंशन था, तो वो लाइबल ए को भी आप कन्विक्ट कर सकते हैं सेक्शन 302 रेड विथ 34, और बस इस पे सेटिस्फाइड होना चाहिए कि नो प्रेजुडिस हैज़ बीन कॉज्ड टू द अक्यूज्ड बाय द डिफेक्ट इन चार्ज या फॉर द लैक ऑफ एनी चार्ज अंडर सेक्शन 302। पर लेकिन पहला इलस्ट्रेशन पे अगर हम आ जाएं, जो पहला इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि A, B and C, D आर चार्ज्ड फॉर कमिटिंग अ मर्डर ऑफ E। अब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ये नहीं कह रहा है कि अज्ञात लोग और थे या 3 लोग और थे, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन बस इतना ही कह रहा है कि ये सिर्फ 4 लोग थे। देयर वर ओनली दीज 4 persons और इन 4 persons के अलावा कोई नहीं था। तो और अगर था भी तो प्रोसिक्यूशन ने बताया नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने बोला है ABCD आर चार्ज्ड, ना उसने अननेम्ड की बात की है, ना उसने ये बताया कि 3 लोग और थे, वो अभी मिले नहीं हैं, जो भी। तो ऐसे केस में क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसे केस में कोर्ट ने क्या कहते हैं 4 में से 3 अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया, ABCD थे फर्स्ट इलस्ट्रेशन में, उनके अलावा कोई नहीं था, तो ABCD में से अगर BCD को अक्विट कर दिया कोर्ट ने, तो एक पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकता था वो 302 रेड विथ सेक्शन 34 में, क्योंकि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का केस है ही नहीं कि और भी वहाँ पे लोग थे जिनके साथ
एक पर्सन का कॉमन इंटेंशन हो सकता है। तो जब 4 ही लोग हैं और यही नहीं है रिकॉर्ड पे कि अज्ञात थे हैं या नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक पर्सन को 302 रेड विथ सेक्शन 34 के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा रिकोर्स किया तो दैट वुड अमाउंट टू मेकिंग आउट अ न्यू केस फॉर प्रोसिक्यूशन, और दैट वुड बी डिसाइडिंग कॉन्ट्ररी टू द एविडेंस अड्यूस्ड इन द केस. A court cannot obviously make out a new case for the prosecution which is not disclosed either in the charge or in regards to which it has no basis in evidence. तो कोर्ट कोई नया केस नहीं बना सकता कि प्रोसिक्यूशन ने ना एविडेंस पे दिख रहा है ना चार्ज पे दिख रहा है कि 4 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट कहता है कि नहीं हैं, 4 से ज़्यादा लोग हैं और मैं एक पर्सन को भी सेक्शन 302 रेड विथ 34 के लिए कन्वर्ट कर रहा हूँ. क्योंकि ध्यान रखिए कि जब आप सेक्शन 34 के थ्रू 302 में कन्विक्शन कर रहे हैं तो आपकी किसी एक्ट की ज़रूरत नहीं है जिसने डेथ कॉज की हो, आपका मियर पार्टिसिपेशन आपका कन्विक्शन करवा देगा. लेकिन मर्डर सिंप्लिसिटर को प्रूव करने के लिए आपकी एक्ट होनी चाहिए जिसने डेथ कॉज की हो वो, और वो मर्डर के पैरामीटर्स में फॉलो होनी चाहिए, तब जाके व्यक्ति कन्विक्ट हो सकता है. लेकिन अगर एड ऑफ 34 से कन्विक्ट किया तो मियर पार्टिसिपेशन एंड शेयरिंग कॉमन इंटेंशन आपको कन्विक्ट करा सकता है ना. तो कोर्ट ने बोला कि जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है जहाँ पे सिर्फ फंडामेंटली रिकॉर्ड पे यही चीज़ है कि सिर्फ 4 लोग थे और 4 में से 3 का अक्विटल हो गया है, अगर 4 में से 3 का अक्विटल हुआ है तो एक आदमी को आप सेक्शन 34 के लिए कन्विक्ट नहीं करा सकते. ऑलराइट, ये जो पोजीशन ऑफ लॉ है ये प्राइमरीली डिसाइड हुई है मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को ध्यान में रखते हुए, और इसका जो इलस्ट्रेशन का नुआंस जो मैंने अभी आपको बताया ये कृष्णा गोविंद पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कैटेगोरिकली रेफर हुआ है. ऑलराइट, सो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा करिए कि अगर कॉमन इंटेंशन फैक्ट्स पे एस्टैब्लिश हो चुका है तब तो आप अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सकते हैं 302 रेड विथ सेक्शन 34 इवन दो देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ चार्ज ऑफ सेक्शन 34. लेकिन अगर मान लीजिए आपने पाया कि प्रोसिक्यूशन के केस में सिर्फ 4 ही अक्यूज्ड हैं और प्रोसिक्यूशन का केस ना एविडेंस पे ना किसी टेस्टिमनी पे दिख रहा है कि 4 से ज़्यादा लोग थे और 4 में से 3 का अक्विटल हो गया है, तब आप उसको एक अक्यूज्ड को बाय द एड ऑफ सेक्शन 34 कन्विक्ट नहीं कर सकते. लेकिन वहीं पे अगर प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि ABCD के साथ अननेम्ड अदर्स भी थे तो यहाँ पे भी एक पर्सन का कन्विक्शन हो सकता है रेड विथ सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34 इफ it is proved that one person shared the common intention with unnamed others. Similar is the case of the third situation that the Supreme Court gave in ABCD and there were 3 others included persons. तो चाहे unnamed हो या 3 others हो, रिकॉर्ड पे ये दिखना चाहिए कोर्ट के सामने कि और भी लोग शामिल थे पर वो ढूंढे नहीं जा पाए या अरेस्ट नहीं हो पाए या कुछ भी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो अभी नेम्ड नहीं है. तो ऐसे केस में अगर प्रेजुडिस नहीं होती है और कोर्ट्स को एविडेंस पे दिख जाता है कि एक पर्सन का कॉमन इंटेंशन था उन बाकी अननेम्ड अदर्स के साथ, चाहे वो 3 हो चाहे वो जो भी नंबर हो, तो ऐसे केस में दैट पर्सन कैन बी कन्विक्टेड. ठीक है, दैट पर्सन कैन बी कन्विक्टेड सिंपली इवन दो ऑल द अदर पर्सन्स आर एक्विटेड. अगर ये पा लिया गया कि उसकी एक पर्सन का कॉमन इंटेंशन बाकी के अननेम्ड पर्सन्स के साथ था जो रिकॉर्ड पे नहीं आए, तो दैट पर्सन कैन बी कन्विक्टेड इवन दो जो रिकॉर्ड पे BCD थे उनको शायद छोड़ दिया गया हो. तो ऐसे केस में एक पर्सन का कन्विक्शन पॉसिबल है सेकंड और थर्ड इलस्ट्रेशन में. लेकिन फर्स्ट इलस्ट्रेशन में जहाँ पे रिकॉर्ड में सिर्फ 4 ही लोग हैं, कहीं ये नहीं बताया है या कहीं ये केस ना एविडेंस पे है ना रिकॉर्ड पे है कि 4 से ज़्यादा लोग शामिल थे, तो ऐसे केस में अगर 3 लोगों का टोटल होता है तो एक पर्सन का कन्विक्शन नहीं हो सकता अंडर सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34. ठीक है, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर रेड विथ 34 आप कोई लाइबिलिटी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी ऐड कर रहे हैं तो कॉमन इंटेंशन आपको दिखाना तो होगा ना कि किसी के साथ है जिसके पर्सुएंट में उसने पार्टिसिपेट किया. जब वो पार्टी ही एब्सेंट हैं, जब बाकी लोग अक्विट हो गए, तो किसके साथ वो कॉमन इंटेंशन एक व्यक्ति रख सकता है? किसी के साथ नहीं. ऐसे में अक्यूज्ड को उसकी इंडिविजुअल एक्ट के लिए ही लाइबल किया जा सकता है, और अगर उसकी इंडिविजुअल एक्ट नहीं है तो आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते बाय द एड ऑफ सेक्शन 34
and reading it along with the substantive offense of section 302. 302 में लाने के लिए आपको दिखाना होगा कि 302 की उसकी स्पेसिफिक एक्ट थी, तब जाके उसका कन्विक्शन होगा। क्योंकि अगर 34 के 8 से अगर आप किसी को कन्विक्ट करेंगे तो आप सीधे ये दिखा रहे हैं कि बिना किसी एक्ट के, 34 को इसीलिए नहीं इंक्लूड किया जा रहा है क्योंकि उसमें कोई ओवर्ट एक्ट की ज़रूरत नहीं है। आप तो बिना किसी एक्ट के लिए मर्डर के लिए लायबल हो सकते हैं अगर कॉमन इंटेंशन प्रूव हो गया आपको किसी और के साथ। इसलिए कोर्ट ने फर्स्ट इलस्ट्रेशन के लिए बोला कि जहाँ पे बाकी 3 एक्विट हो चुके हैं तो वहाँ पे आप 302 का एड सेक्शन 34 से नहीं ले सकते और एक पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते फॉर 302 रेड विथ सेक्शन 34। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो दैट वाज ऑल आज के लिए। टुमारो एक और पॉइंट से डील करूँगा कि सब्सटीट्यूशन ऑफ कन्विक्शन विथ सेक्शन 149 टू सेक्शन 34, देन वील मूव ऑन टू सेक्शन 149। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।